नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। इधर एकदम से सारी पार्टीज, अभी तक केवल बीजेपी आप दिखाई देती थी कि बीजेपी तैयारी कर रही है इलेक्शन में लड़ने की, इलेक्शन में जाने की, इसको चेंज किया, वो जनरल सेक्रेटरी लाए। लेकिन अब जब से इंडिया आया है, मतलब विपक्ष का गठबंधन हुआ है, उसके पहले से भी हालांकि शुरू हो गया था, लेकिन अब ज़्यादा विजिबल हो गए हैं जो तैयारियां हो रही हैं विपक्ष की तरफ से। उसमें विपक्ष का जो इंडिया का सबसे बड़ा कंपोनेंट और जो जो ध्रुव इसकी धुरी होने वाला है, कांग्रेस ने एक बड़ी एक्सरसाइज की और कांग्रेस ने अपनी नई वर्किंग CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का कल ऐलान किया। एक तो वर्किंग कमेटी आप किसी भी पार्टी के लिहाज से समझ लीजिए, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, नाम उसके अलग अलग हो सकते हैं। कांग्रेस में उसको नेशनल CWC बोला जाता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। इसी चीज को बीजेपी में नेशनल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो पहले क्या होता था कि इसमें कल जो टोटल कॉम्पोजिशन हुआ है उसमें 39 रेगुलर, 32 परमानेंट इनवाइटी और 13 स्पेशल इनवाइटी, कुल 84 लोगों की सेंट्रल वर्किंग कमेटी बनी है CWC। ये जो हाईएस्ट बॉडी है जो पॉलिसी पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, लॉन्ग टर्म कैसे लड़ा जाएगा, कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, इन सब पे निर्णय करती है। ये ड्राइविंग बॉडी है कांग्रेस। यही चीज बीजेपी में नेशनल एग्जीक्यूटिव कहलाती है। और इसके बाद हर पार्टी में से पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, वो अलग अलग हैं, लेकिन मूल रूप से नेशनल एग्जीक्यूटिव इन बीजेपी एंड CWC ये ड्राइविंग फोर्स है। जैसे एक आप और नाम सुनते होंगे AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, तो वो नेशनल काउंसिल है वहाँ पे, उसमें सारे प्रदेशों से लोग आते हैं। वो एक ज़्यादा बड़ी बॉडी होती है और ये माना जाता है कि वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। जो AICC है उसके कॉम्पोजिशन में पहले ही से फिक्स है कि किस प्रदेश से कितने लोग आएंगे। अब प्रदेश की PCC में फिक्स है कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग आएंगे, तो वो मोर और लेस कॉम्पोजिट बॉडी है। CWC में इस तरह का कुछ वो नहीं है कि यहाँ से इतने आएंगे, यहाँ से इतने आएंगे, यहाँ से इतने आएंगे। कल ये हो गया और इसका ये बहुत दिनों से पेंडिंग था एक तरह से। खड़गे साहब एज प्रेसिडेंट आ गए थे और जो भी नया प्रेसिडेंट आता है वो अपनी न केवल अपने जनरल सेक्रेटरीज और वाइस प्रेसिडेंट्स बनाता है, बल्कि वो अपनी CWC भी अपने हिसाब से उसमें रद्दोबदल करता है। दो चीज़ें हुई थी। एक चीज़ हरदम याद रखिएगा कि कांग्रेस का एक उदयपुर सेशन हुआ था, जो चिंतन शिविर बोल रहे, तो सेशन नहीं था, उदयपुर चिंतन शिविर था, जहाँ पे बहुत सी बातें हुई थी, जहाँ पे कांग्रेस क्यों हारी, कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, ये सब चीज़ें हुई थी। और उसमें एक मूल सुझाव आया था कि कांग्रेस को ज़्यादा यंग और वो दिखाने के लिए कम से कम 50% जो कांग्रेस के किसी भी, चाहे वो ब्लॉक कमेटी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो, चाहे प्रदेश कमेटी हो, चाहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हो, चाहे कोई कमेटी हो, उसमें 50% लोग 50 साल से कम उम्र के होने चाहिए। एक उसका दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो रेजोल्यूशन था वो भारत जोड़ो यात्रा का भी यहीं से निकला था। लेकिन ये यहाँ के सजेशंस थे। फिर कांग्रेस का सेशन रायपुर में होता है और सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात होती है। तो अब चूंकि पहले छोटी CWC हुआ करती थी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया, बड़ी CWC की बात हो गई और ये रायपुर में सब संविधान के संशोधन हुए। और वहाँ पे एक जो वहाँ 50% यूथ की बात थी, उसकी जगह वो चेंज ये हुआ, उसमें कहा गया कि नहीं, 50% मेंबर जो हैं वो SC, ST, महिला, दलित और यूथ आएंगे। तो उसको उन्होंने उस तरह से चेंज किया। अब जो मूल बात है, जो कल ये नई कमेटी आई है, उसमें कुछ चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं। इधर कांग्रेस ने एक बड़ा काम ये किया है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में एक नया अध्यक्ष भी दिया है। अजय राय साहब नाम है उनका, लेकिन अजय राय साहब के बारे में लोगों की दोनों तरह की राय हैं। अजय राय साहब का ये है कि वो 4 बार MLA रहे हैं, लेकिन उसमें से 3 बार वो बीजेपी के MLA रहे हैं। फिर जब बीजेपी ने वो लड़ना चाहते थे लोकसभा बनारस से, उनका टिकट नहीं मिला उनको और मुरली मनोहर जोशी को दे दिया, तो वो बीजेपी से नाराज़ होकर सपा में आ गए, समाजवादी पार्टी में, और वहाँ से वो इलेक्शन लड़े 2009 का।
उसके बाद वो समाजवादी पार्टी से छोड़ के वो कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस में 2014 और 2019 का इलेक्शन बनारस में उन्होंने मोदी जी के खिलाफ लोकसभा का लड़ा। अजय राय साहब भाई भूमियार उससे आते हैं, हालांकि आज सुबह एक बनारस के एक दूसरे नेता हैं राजेश मिश्रा जी, उनका एक बयान आया है जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गैर वाजिब है, क्योंकि अगर पार्टी ने किसी को भी बनाया है तो आप पार्टी फोरम पे कहिए। आप इस तरह के स्टेटमेंट अगर पब्लिक दे रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि राजेश मिश्रा अब शायद कांग्रेस में नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे कौन कौन सी जात होनी चाहिए। कुल मिला के उनके हिसाब से, मतलब वो कहा नहीं है बट विच अमाउंट्स टू कि उनसे अच्छा ब्राह्मण कैंडिडेट कोई नहीं था और ब्राह्मणी को बनना चाहिए था, और इनडायरेक्टली उनका ये है कि भाई वही बनने चाहिए थे। खैर ये लोकल पॉलिटिक्स है, ये सब तो अपना चलता ही रहेगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हुई है और जो मेरे लिए मुझे लगा है कि जो खड़गे साहब से जो उम्मीद थी और अभी तक जैसा खड़गे साहब जिस तरह से कांग्रेस को चला रहे हैं उससे कुछ आशाएं जगती हैं। पहली चीज़ खड़गे साहब ने ये किया कि जो उनके सामने डायरेक्ट इलेक्शन लड़े थे शशि थरूर, उनको उन्होंने CWC में रिटेन किया, उनको रखा है। नहीं तो अमूमन ये होता है कि जो अगर कोई इलेक्शन लड़ा है तो भैया मैं आ गया तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। दूसरा, अगर आपको याद हो 2020 में जब कांग्रेस हारी थी 2019 में, उसके बाद एक G23 बोला गया था कि ये भाई कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स ने मिलकर एक पत्र लिखा था सोनिया गांधी को और उसमें उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे कि कांग्रेस को कैसे कैसे चेंज होना चाहिए, और ये माना गया था कि कांग्रेस के असंतुष्ट खेमा है, जिसमें एक गुलाम नबी आज़ाद भी थे जो छोड़ के फाइनली चले गए। इस G23 के खेमे से शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, मोइली साहब, मुकुल वासनिक, इन सबको वहाँ से रिटेन किया गया, रखा गया है। तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी ने कुछ कहा तो पार्टी के भले के लिए ही कहा था, और जैसे होता है ना कि बीती बात भुला दीजिए और आगे आगे चलने की बात करिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नाम इसलिए मैं बोल दूंगा कि इसमें आगे बढ़ने से पहले सचिन पायलट को रखना मेरे हिसाब से अच्छा खेल था, क्योंकि दो चीज़ें हुई हैं। एक तो सचिन पायलट का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 2018 में सचिन पायलट का बड़ा कंट्रीब्यूशन था एज राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस को वो विक्ट्री दिलाना, ये उनका एक बड़ा एफर्ट था, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। सीनियरिटी के कारण, पॉलिटिकल एक्यूमेनशिप के कारण और बहुत से कारणों की वजह से अशोक गहलोत वहाँ बनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को हरदम लगता था कि उनको वो ड्यू नहीं मिला जो उसके लिए थे। अब कम से कम वो जब उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में स्थान दिया गया तो एक तो उनकी जो ईगो वाला है वो होगा, दूसरा एक इसका एक तीर से दो निशाने हुए हैं। थोड़ा अशोक गहलोत भी थोड़ा रिलैक्स अब करेंगे कि कम से कम नहीं तो एक व्यक्ति जो हरदम ये लगा रहता था, हालांकि आपस में कहते थे कि अब मतलब सब कुछ ठीक हो गया है, दोस्ती हो गई, लेकिन वो तो उसमें भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट, अब एक बात और कर लेना चाहिए पॉलिटिक्स में, आने से किसको क्या मिले से ज़्यादा किसको नहीं मिला वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटिक्स में, और उसमें शायद आपको बहुत सी चीज़ें देखनी होंगी कि कांग्रेस अब किस दिशा में देख रही है। जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉप है यूपी से, वो तीन हैं: प्रमोद तिवारी, PL पूनिया और अजय कुमार लल्लू। एक ब्राह्मण फेस, एक दलित फेस और एक अपने को बैकवर्ड फेस। ये मैं इन तीनों लोगों की बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें प्रमोद तिवारी जी का बारे में पहले बात कर लें। प्रमोद तिवारी जी शायद सबसे ज़्यादा इस समय देश में शायद 10-11 बार के वो MLA थे, फिर वो जब MLA छोड़ के वो MP हुए और उन्होंने वो अपनी सीट अपनी लड़की को दे दी। लेकिन प्रमोद तिवारी साहब के बारे में ऐसा है कि वो कोई भी पार्टी वो अपनी सीट को मैनेज बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो उनका जो एक जनरल दबदबा है वो नेता से ज़्यादा मैनेजर के रूप में है। वो मैनेज बहुत अच्छा करते हैं, इसको मैनेज कर लेते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं। तो कांग्रेस को एक जिस तरह के जुझारू नेता की छवि चाहिए, वो नेता की छवि तो प्रमोद तिवारी साहब में नहीं है। दूसरे PL पूनिया साहब हैं। अब PL पूनिया साहब का पूरा, मतलब इन सबकी मैं बात ही कर रहा हूँ, वो बात लागू प्रमोद तिवारी जी। PL पूनिया साहब का पिछले 8-10 वर्षों से पूरी तरह से वो हैं बहुत अच्छे आदमी, सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने लड़के को अब कैसे इस्टेब्लिश करें, और वो लड़का जीत ही नहीं रहा है। मतलब वो बार बार उसको टिकट दिया जा रहा है लेकिन वो नहीं जीत पा रहा है, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं। तो उनके जीवन का शायद इस समय ध्येय एक ही है कि किसी तरह से उनका लड़का पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिश हो जाए। अजय कुमार लल्लू जी के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि वो एक
ओवररेटेड नेता हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ओवररेटेड नेता हैं। और वो जब उनको खुली छूट दी थी, और वो उस समय अध्यक्ष थे जब प्रियंका गांधी डायरेक्टली खुद यूपी को देख रही थी। और अगर उन्होंने, देखिए प्रियंका गांधी ब्रांड थी, प्रियंका गांधी नेता थी, अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप उसको कितना यूज करके कैसे क्या क्या कर सकते हैं, ये आपका काम था। वो मेरे ख्याल में वहां पे अजय कुमार लल्लू की तरफ से ऐसा कुछ नहीं, संगठन के आदमी अध्यक्ष हो गए थे ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ विशेष यूपी के लिए नहीं किया। यूपी के एक चीज और है, यूपी से केवल 4 लोग इस CWC में आए हैं। अब उसमें एक प्रियंका गांधी जी भी हैं। प्रियंका गांधी जी को यूपी का मानिए या देश का मानिए। दूसरे उसमें सलमान खुर्शीद साहब हैं, फिर एक राजीव शुक्ला साहब हैं। अब राजीव शुक्ला साहब के बारे में भी मेरी मतलब ये लोग मैनेजर लोग हैं, ये लोग नेता नहीं हैं। और एक इसमें सुप्रिया श्रीनेत भी आई हैं। तो ये 4 लोग तो यूपी से आए हैं। अब इसमें एक रीजनल बैलेंस को भी और एक सारे लोगों को भी अकोमोडेट करके बैलेंस करने की खड़गे साहब ने अच्छी कोशिश की है। जो नए चेहरे आए हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कांग्रेस को अब लॉन्ग टर्म तक ले चलेंगे, उसमें पल्लम राजू, के सुरेश, उत्तराखंड से जो गणेश गोडियाल साहब हैं, यशोमती ठाकुर हैं, प्रणीति शिंदे, अलका लांबा, VL रेड्डी, ये सब लोग एक लॉन्ग टर्म वो हैं। मीडिया को इसमें बहुत जगह मिली है। जो 3 स्तंभ मीडिया के हैं, भाई जयराम रमेश साहब ओवरऑल इंचार्ज हैं, वो तो हैं ही, उसके साथ पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत को फिर इसमें CWC में जगह मिली है। और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे ये भी पता लग रहा है कि कांग्रेस में मीडिया की, डिजिटल मीडिया की कितनी अहमियत है। और इलेक्शन की दृष्टि से इन विभागों की का एक अहम रोल होगा 2024 में। जो एक इम्पॉर्टेंट नाम जो मुझे हरदम अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि उनको और जगह मिलनी चाहिए खेलने की, वो नाम है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार एज जनरल सेक्रेटरी NSUI उनके जिम्मे किया गया, उसको आप वो करिए, उनके मन का काम है। और मैं कन्हैया कुमार को इसलिए हरदम कहता हूँ कि कन्हैया कुमार में वो जो एक स्टूडेंट यूनियन की जो वाकपटुता होती है, जो स्टूडेंट चाहते हैं, उस तरह के भाषण वो दे सकते हैं। ये वही है जो कह सकते हैं कि भाई एक बड़े आदमी का लड़का है जिसने UPSC का एग्जाम पास करके वो किसी खेल के वो अध्यक्ष हो गए हैं। तो इस तरह की बातें करने के लिए, और साथ में गंभीर विषय भी हैं, क्योंकि तो वो कन्हैया कुमार की वाणी और वाकपटुता की एक बड़ा बैलेंस करेगी। दूसरा बैलेंसिंग एक्ट ये किया है कि जैसे जो लोग अपने को निगलेक्टेड फील कर रहे थे या कर रहे थे, जैसे हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह को भाई चीफ मिनिस्टर नहीं बनी थी, तो उनको कहीं ना कहीं वो लगता कि भाई हम, तो उनको CWC में लाया गया है। उसी तरह से जैसे छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू जी एक वहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन ये भी जब 2018 में ये भी चीफ मिनिस्टर की रेस में थे। TS सिंहदेव, और ऐसा कहा जाता है कि भूपेश बघेल साहब ने एक टीम बना के इनको बाहर किया था। लेकिन अब भूपेश बघेल साहब चीफ मिनिस्टर, TS सिंहदेव साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ताम्रध्वज साहू जी को CWC में लाके उनको भी थोड़ा मतलब सांत्वना जैसे दिया गया है। पंजाब, ऐसा लगता है कि पंजाब इनकी कांग्रेस की लिस्ट में है, ऊपर लिस्ट में है, क्योंकि पिछली बार भी मेरे हिसाब से केरल के बाद सबसे ज़्यादा MP अगर किसी एक राज्य से आए थे तो पंजाब से आए थे। 8 MP पिछली बार पंजाब से थे। और अब की अंबिका सोनी, चन्नी जी और मनीष तिवारी को वहाँ से रखा गया है, तो वो एक बैलेंसिंग वो ठीक है। सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से केरल को मिला। केरल से को रिप्रेजेंटेशन मिलना भी चाहिए था। केरल से ही सबसे ज़्यादा MP कांग्रेस के करंट उसमें हैं। और केरल से AK एंटनी साहब बहुत पुराने सीनियर हो, और उनको इसलिए मेरे ख्याल में CWC में लाना जरूरी था। उनका लड़का उनको छोड़ के वो BJP ज्वाइन कर लिया है। तो कांग्रेस एक सिग्नल भी मेरे हिसाब से देना चाह रही थी कि भाई देख लो, मैं चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन एंटनी साहब हमारे लिए ज़रूरी हैं और अहमियत रखते हैं। KC वेणुगोपाल साहब वहाँ हैं ही, शशि थरूर साहब वहाँ से आते हैं,
और चंथला हैं वो भी एक हैं, और के सुरेश, 5 लोग केरल से आ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट नाम जिसको मैं इसलिए उसको कह के ख़त्म करूंगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो हैं वेस्ट बंगाल की दीपा दास मुंशी। दीपा दास मुंशी जी के साथ साथ ये भी बताते हैं कि अधीर रंजन चौधरी जी हैं, और ये दोनों लोग बहुत ही एंटी ममता बनर्जी हैं। तो इनको चेक में कैसे रखेंगे, इनको होल्ड कैसे रखेंगे फॉर अ लार्जर इंडिया के इंटरेस्ट के लिए, या मतलब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये मैं दीपा दास मुंशी के बारे में एक चीज़ इसलिए और बता दूं, दीपा दास मुंशी जी के जो पति थे प्रियरंजन दास मुंशी जी, मेरे हिसाब से कांग्रेस के पिछले 20-25 साल की हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स कांग्रेस हैड। प्रियरंजन दास मुंशी अगर पिछले 30 साल या 40 साल का वो देखा जाए, मैं तो 50 साल भी, क्योंकि 7 वो ऐसे पोटेंशियल वाला लीडर जो कांग्रेस को एक दिशा दे सकते थे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रियरंजन दास मुंशी को बहुत से लोगों को लगता है कि वो संजय गांधी जी की टीम के थे, और उस समय प्रियरंजन दास मुंशी 71 में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, और 71 में वो पहली बार लोकसभा पहुंच गए थे। तब तक कहीं सीन में संजय गांधी नहीं थे, तो अपने दम पे वो जीत के आते थे। एक खराब चीज़ ये हुई थी कि 2004 में जब वो जीत के आए और मंत्री बने, 2008 में उनको एक मैसिव स्ट्रोक आया था। उसके बाद वो पैरालिटिक थे, और करीब 8-9 वर्ष उन्होंने कोमा में बिताए, और 2017 में डेथ हो गई। मैंने ये इसलिए कहा है कि प्रियरंजन दास मुंशी को याद करना आवश्यक है। उनकी पत्नी को यहाँ लाया गया है, फायर ब्रांड हैं, नो नॉनसेंस हैं, उनको कैसे वो करेंगे। ओवरऑल मैं आज अपनी बात मैंने CWC की इसलिए कही कि अब पूरी तरह से बैटल रेडी जिसको कहते हैं ना, कांग्रेस भी हो गई है। एक बात हरदम देखने में लगती है, एक व्यक्ति को इन सब चीज़ों से ऊपर वो अपने ढंग से कांग्रेस को ताकत दे रहा है, वो अपने ढंग से वो इस देश में अपने ढंग से एक नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहा है, और उसका नाम है राहुल गांधी। जब ये CWC की रिलीज हुई, उनसे इससे कोई मतलब नहीं था। वो अपना लेह लद्दाख में लोगों से मिल रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा का जो वो पोर्शन था जो उन्होंने कहा कि हम नहीं कर पाए थे, उसकी आगे बात कर रहे थे। लेकिन कुल मिला के CWC एक अच्छा प्रयास, ठीक ठाक ढंग से बैलेंसिंग, ओल्ड यंग का ठीक मिक्स, सारे मिक्स ठीक हैं। खड़गे जी का अभी तक मुझे नहीं लगता है कि खड़गे जी कहीं कुछ ऐसा हम लोग कह सकें कि खड़गे जी ने यहाँ ये गलती की है। ही इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि ये टीम कैसा परफॉर्म करती है। थैंक यू सो मच।